कल्पना कीजिए, आप समय की सुरंग से गुजरकर 1000 साल पीछे पहुंच गए हैं। साल है 1025 ईस्वी। चारों ओर मिट्टी के कच्चे मकान, भव्य मंदिर, तलवारें, हाथियों की गर्जना और समुद्र में लहरों को चीरते जहाज। ये है भारत, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन यह वही दौर है जब पश्चिम से आ रहे थे लुटेरे आक्रमणकारी और दक्षिण में उठ रहा था एक साम्राज्य जिसकी नौसेना एशिया तक हाहाकार मचा रही थी। राजनैतिक हालात। उत्तर भारत में राजपूत योद्धा अपनी तलवारों से धरती की रक्षा कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश अपनी शक्ति दिखा रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान से उठी आंधी महमूद गजनी की फौजें बार बार भारत की धरती पर हमला कर रही थीं। और फिर आया वो साल 1025 ईस्वी जब गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला। सैकड़ों साल बाद भी इतिहास इस घटना को याद करता है। दूसरी ओर दक्षिण भारत, जहां चोल साम्राज्य अपने शिखर पर था। राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल, जिनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि हिंद महासागर उनकी शक्ति के आगे झुक गया था। उनके जहाज इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया तक लहरें चीरते चले जाते थे। अब जरा सोचिए, उस समय एक आम इंसान का जीवन कैसा होगा। गांवों में मिट्टी के घर, बैलों से जोते खेत और आसमान में उड़ती पतंगें। भारत की 80% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती थी। गांव आत्मनिर्भर होते थे, यानी वहां जो कुछ भी चाहिए सब वहीं बन जाता था। हर गांव में किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बुनकर और चरवाहे मिलते थे। गांव का नेतृत्व गांव का मुखिया या पंचायत करती थी। सुबह सूरज उगते ही बैल हल में जुड़ जाते, किसान खेतों में काम शुरू कर देते और औरतें घर पर चूल्हा जलाकर परिवार के लिए खाना तैयार करतीं। यही था 1000 साल पहले का भारत, पूरी तरह से गांवों पर टिका हुआ। खेती जीवन का आधार थी। उस समय की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, गन्ना, दालें और तिलहन। दक्षिण भारत में धान की खेती ज़्यादा होती थी, वहीं उत्तर भारत में गेहूं और जौ की खेती ज़्यादा होती थी। बैल और हल खेती का सबसे बड़ा साधन थे। किसान टैक्स भी देते थे। अनाज का कुछ हिस्सा सीधे राजा या सामंत को देना पड़ता था। किसान सूरज ढलने तक खेतों में पसीना बहाता। उसकी मेहनत से ही पूरे राज्य का पेट भरता था, लेकिन उसी पर सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ भी होता था। किसान के अलावा कारीगरों की बड़ी भूमिका थी। कुम्हार बर्तन बनाते, लोहार औजार बनाते थे, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता था और बुनकर कपड़े। व्यापारी गांव से शहर तक अनाज, मसाले और कपड़े ले जाते और बेचते। बड़े व्यापारी समुद्री रास्तों से अरब और चीन तक माल भेजते। आम लोग साधारण कपड़े पहनते थे, किसान धोती और छोटी अंगोछी, महिलाएं सूती साड़ी पहनती थीं। कपड़ा ज़्यादातर सूती होता था, लेकिन अमीर लोग रेशमी वस्त्र पहनते थे। आभूषणों में कांसे और चांदी की चूड़ियाँ, पायल और खड़े आम थे। बच्चे अधिकतर नंगे पांव ही रहते थे। आइए जानते हैं कि उस समय खान पान और रहन सहन कैसा था। खान पान में सादगी थी। उत्तर भारत में रोटी, दाल, दूध, छाछ, सब्जी था, जबकि दक्षिण भारत में चावल, नारियल, सांभर जैसे पकवान थे। तेल में तिल और सरसों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अमीर लोगों को मसालेदार और विविध व्यंजन मिलते थे, लेकिन आम लोग साधारण भोजन खाते थे। आज हमें जो आलू, मिर्च और टमाटर रोज़ की ज़रूरत लगते हैं, वो उस समय भारत में नहीं थे। ये सब बाद में विदेशों से आए। उस दौर का खाना ज़्यादातर स्थानीय अनाज और दालों पर आधारित था। गांवों में मकान मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे। छत पर घास फूस या खपरैल लगाई जाती थीं। धनी लोगों के घर पक्के पत्थर या ईंटों के होते थे। घरों में चूल्हा, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का फर्नीचर होता था। गांव के जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा था धर्म और आस्था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, पूजा होती और शाम को भजन कीर्तन। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था। गांवों में छोटे छोटे मंदिर और बड़े मेलों का आयोजन आम था। जीवन भले कठिन था, लेकिन त्योहार खुशियों से भर देते थे। दीपावली, होली, नवरात्रि, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। गांवों में मेलों और हाट बाजार का आयोजन होता था। लोक नृत्य, ढोल नगाड़े, कठपुतली और लोकगीत आम मनोरंजन के साधन थे। कुश्ती और दंगल भी लोकप्रिय थे। शिक्षा और ज्ञान। भारत केवल धनवान ही नहीं था, यह विद्या की धरती भी था।
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां दूर देशों से छात्र ज्ञान लेने आते थे। यहाँ गणितज्ञ आकाश में तारों की गिनती कर रहे थे, चिकित्सक आयुर्वेद से रोग मिटा रहे थे और दार्शनिक आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहे थे। संस्कृत विद्या की भाषा थी, लेकिन तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अपभ्रंश भी लोगों की जुबान पर थीं। बच्चों की शिक्षा गांव के गुरुकुल या मंदिर में होती थी। पढ़ाई मुख्यतः संस्कृत, गणित, खगोल, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र की होती थी। बौद्ध और जैन मठ भी शिक्षा के बड़े केंद्र थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दूर देशों तक प्रसिद्ध थे, लेकिन आम बच्चे ज़्यादातर बुनियादी शिक्षा पाते थे। कला और संस्कृति। अब ज़रा कल्पना कीजिए, साल है 1010 ईस्वी। ताम्रपट्टनम में खड़ा हो रहा है बृहदेश्वर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसकी गगनचुंबी संरचना देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उत्तर भारत में खजुराहो के मंदिर अपनी अनोखी मूर्तियों से दुनिया को चकित कर रहे थे। नृत्य में भरतनाट्यम और कथक, संगीत में वीणा और मृदंग, सब कुछ जीवन का हिस्सा था। हर त्योहार, हर पूजा, हर उत्सव मानो पूरी धरती को रंगों से भर देता था। व्यापार और समृद्धि। भारत की समृद्धि का अंदाज़ा इसी से लगाइए। मसाले, कपास, रेशम और रत्न यहाँ से अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। बंदरगाहों पर खड़े जहाज, बाजारों में उमड़ती भीड़ और व्यापारी जो दूर देशों से यहाँ आते। इसीलिए भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का अनमोल खजाना था। तो दोस्तों, 1000 साल पहले का भारत, एक तरफ भव्य साम्राज्य, समृद्ध व्यापार और अद्भुत कला, तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणों का खतरा था। यह वही भारत था जिसने दुनिया को ज्ञान दिया और जिसे हर विदेशी ने पाने की कोशिश की। सोचिए, अगर हम सचमुच 1025 ईस्वी में पहुंच जाते तो कैसा लगता? आपको लगता है वो भारत ज़्यादा महान था या आज का भारत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, कमेंट में मेरा भारत महान ज़रूर लिखना। अगर आपको ये समय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार इतिहास की एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।